नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच 5 दिसंबर को बेहद अहम द्विपक्षीय सम्मेलन होने वाला है। इसमें भारत अपनी एयर डिफेंस ताकत को और मजबूत करने की प्लानिंग करेगा। इसके अलावा दोनों देश जो है अपने अपने कार्ड सिस्टम और पेमेंट सिस्टम को लेकर भी कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तो चलिए आज के मनी सेंट्रल में इन्हीं बातों को विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 के शानदार प्रदर्शन के बाद भारत रूस से 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है खरीदने की योजना पर काम कर रहा है। भारत 5 और S-400 सिस्टम क्यों लाना चाहता है? S-400 डिफेंस सिस्टम क्या है? इस सिस्टम की खासियत क्या है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे भारतीय शेयर बाजार को लेकर की गई बड़ी भविष्यवाणी। देखिए, सेंसेक्स आज पहली बार 86,000 के लेवल के पार पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पर है। इसी बीच दिग्गज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म जो है JP मॉर्गन ने भारतीय बाजार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। पूरी रिपोर्ट को आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे और अंतिम में चर्चा करेंगे भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था। असल में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत की GDP ग्रोथ रेट जो है मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही में उम्मीद से ज्यादा मजबूत रहेगी। GDP क्यों बढ़ेगी, किन किन फैक्टर्स के दम पर आएगी तेजी, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। भारत किसी भी तरह के एरियल थ्रेट या हवाई हमले को न्यूट्रलाइज करने और अपने स्पेस को अभेद किला बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। खबरें आ रही हैं कि भारत रूस से 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम स्क्वाड्रन जो है खरीदने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही मिसाइलों की बड़ी संख्या में खरीद को भी जो है मंजूरी देने की बात सामने आ रही है। प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला है क्या। ओवर टू यू सर। बिल्कुल विशाल, देखिए हम अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं और लगातार मनी सेंट्रल के मंच और माफ कीजिएगा सर, मैं आपको जो है सामरिक जो है रूप नहीं, से नहीं, आपको संबोधित नहीं कर पाया। तो अर्थव्यवस्था की चर्चा हम लोग बार बार करते हैं, इकोनॉमी, बाकी उसके फैक्टर्स, इन सब पे चर्चा करते हैं, लेकिन डिफेंस एज ए टूल ऑफ एनहेंसिंग योर इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी, तो इसको लेके हमारी चर्चा मनी सेंट्रल के उसमें प्लेटफॉर्म पे कम ही हुई है जी। लेकिन चूंकि 5 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत का दौरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बेहद अहम बैठक होने वाली है जी। आप इस चीज़ की महत्व को इस तरह समझ सकते हैं कि 2022 में जब से लड़ाई शुरू हुई है रूस और यूक्रेन के बीच की, तब से लेके अब तक पहली बार उनका भारत का ये दौरा है। और इस लिहाज से मुलाकातें पहले भी हुई हैं राष्ट्रपति पुतिन की और प्रधानमंत्री मोदी की, लेकिन भारत का दौरा उनका ये पहला दौरा है इस बीच का। ये दौरा ऐसे वक्त पे भी हो रहा है जब एक यूक्रेन के साथ जंग को ख़त्म करने को लेके एक पीस प्लान पे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एक पूरा ड्राफ्ट जा चुका है। अमेरिकन राष्ट्रपति बोल चुके हैं साहब, बहुत एक रिफाइंड ड्राफ्ट हमने तैयार कर लिया है। मोटे तौर पे सहमति यूक्रेन की तरफ से दिखाई भी दे रही है। इस बैकड्रॉप में ये भारत का दौरा रूसी राष्ट्रपति का हो रहा है। 5 दिसंबर को उनकी अहम बैठक है। अब बात करते हैं कि इस दौरे में महत्वपूर्ण रूप से चीज़ें होने क्या वाली हैं। देखिए, अभी तक भारत रूस से बड़े पैमाने पर ऑयल खरीद रहा था। ऑयल का अब अमेरिकन, चूँकि एक जो सैंक्शंस लगे हैं रशिया पे ऑयल ट्रेड को लेके, उसके बाद से भारत और अमेरिका की जो एक ट्रेड डील होनी है वो फंसी हुई थी। भारत ने थोड़ा उन जो रशियन ऑयल की खरीद है उसको थोड़ा टाला इस वजह से। अब भारत एक बड़ा लीप बाउंड स्टेप उठा रहा है रूस के साथ रक्षा खरीद के मामलों में। और भारत के जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, मुझे लगता है दुनिया में सबसे हैवी जो इम्पोर्टर है अगर इंडिया, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का परचेज करता है भारत दुनिया भर से, और ख़ास तौर पे रूस से या फिर अमेरिका फिर से या फिर इजराइल से। इसमें भारत ने अब चाहता है, जब रूसी राष्ट्रपति आएंगे तो माना ये जा रहा है कि भारत S-400 की 5 और स्क्वाड्रन या 5 और बैटरीज जो है वो रूस के साथ डील करने के लिए भारत का तरफ से प्रस्ताव जा सकता है जी। आप ये मानकर चलिए कि लगभग 56,000 करोड़ रुपए की ये डील होगी। $1.25 बिलियन की, $1.25 बिलियन की एक बैटरी या एक स्क्वाड्रन इसका S-400 का आता है। $6.25 बिलियन की ये टोटल डील
हो सकती है। 5 बैटरीज के लिए इसका एक डील भारत ने की थी 2018 में जी। वो $5.4 बिलियन की हुई थी। उसमें से अभी 3 मिल गए हैं, 2 बैटरीज उसमें से अभी बकाया है, उनका आना बाकी है। इसके साथ ही 10,000 करोड़ की एक डील इसी S-400 के लिए डिफरेंट कैटेगरीज के जो मिसाइल्स हैं उनकी विशाल डील होने वाली है। सर रूस ये भी कह रहा है भारत को कि सुखोई 57 जो है स्टील्थ फाइटर जेट वो भी ऑफर करने की बात कह रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा रूस ने ये भी कहा है कि अगर भारत चाहे तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाली बात को भी जो है अमली जामा पहना सकता है। अगर वो मान लीजिए पूरी की पूरी चीज़ों को ना लाना चाहे, कुछ चाहे कि वहाँ के कुछ टेक्नोलॉजी को ले आए, और जिस तरह से भारत सरकार भी कह रही है कि इंडिजिनस पर हमारा फोकस है, बिल्कुल। तो उसको अगर क्लब करके भी कुछ अगर बनाना चाहे तो उस पर भी रूस ने सहमति दी है। नहीं बिल्कुल, देखिए अब इसमें एक बात हमारी जो रूस के साथ एक जो लार्ज डिफेंस डील की तैयारी एक तरह से मैं कहूँगा चल रही है, उसका दूसरा पार्ट है 5th जेन के आपके फाइटर प्लेन्स की। अभी भारत ने 26 फाइटर प्लेन खरीदे थे फ्रांस से, राफाल। इसके साथ ही 26 फाइटर प्लेन्स का ही सौदा हुआ राफाल के नेवी वर्जन का, मरीन वर्जन का। अब भारत 5th जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है। 2 बड़े नाम हैं, या तो F-35 भारत खरीदे जो कि अमेरिका का है। अमेरिका लगातार, और राष्ट्रपति जो आपके ट्रंप हैं वो लगातार भारत को इस बात के लिए पुश कर रहे हैं ट्रेड डील के साथ कि भारत F-35 खरीदे जी। भारत इस डील पे लगातार अपने पैर पीछे खींचे हुए है। भारत नहीं चाहता कि ट्रेड डील की एक शर्त F-35 की खरीद बने, ये साफ तौर पे अमेरिका को कह दिया गया। और इसी वजह माना यह जाता है कि ये एक बड़ी वजह थी भारत और अमेरिका के बीच में जो गतिरोध पैदा हुए, जो बार बार एक रस्साकसी की स्थिति पैदा हुई। रूस कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से कि भारत सुखोई 57 का परचेज करे रशिया से, और उसके लिए रूस भारत को कह रहा है कि आप ये विमान हमसे खरीदिए। असाधारण किस्म का 5th जेन एयरक्राफ्ट है, और भारत के पास ये विकल्प होगा कि वो F-35 को चुने, या फिर जब तक भारत का 5th जेन एयरक्राफ्ट तैयार हो रहा है आपका, तब तक भारत को किसी एक जहाज को इसमें से लेना होगा आपको जी। चाहे तो सुखोई 57 या फिर सुखोई। सर इसके अलावा एक और खबर आ रही है जो कहा जा रहा है कि भारत जो है अपनी 84 सुखोई जो है 30 MKI जो है जेट्स को भी अपग्रेड करने की जो है बड़े प्लानिंग कर रही है, और इसके लिए कहा जा रहा है कि 63,000 करोड़ के आसपास का खर्च आएगा। अब मतलब जो पुराने लड़ाकू विमान है सर उसको और जो है आधुनिक बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, इनमें तमाम नए सेंसर, नए पूरी टेक्नोलॉजी को लाकर अपग्रेड किया जाना है। 63,000 करोड़ की ये डील मुमकिन है, जिसमें रूस का भी एक रोल रहेगा। बाकी ज़्यादातर हिस्सा इस पूरी के पूरे जो अपग्रेड का जो प्रोजेक्ट शुरू होगा ये भारतीय कंपनियां या इंडिया में होगा, ये रूस का एक इसमें हिस्सा होगा। अब सर जी जी प्लीज़ कंटिन्यू करिए। लेकिन टोटल अगर आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर में भारत और रूस अब एक बहुत बड़ी स्टेप को उठाने की विशाल तैयारी में है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये समझौते होने वाले हैं, और जिस तरह से रूस भारत का एक लॉन्ग स्टैंडिंग मैं कहूँ कि पार्टनर रहा है, उसमें भारत रूस को के साथ खड़े होकर दुनिया को साफ तौर पे भारत ये बताना चाहता है कि हम चाहे दुनिया के बाकी देशों के साथ किस तरह के भी संबंध हो, लेकिन रूस के साथ हमारे एक हमेशा की तरह ऑल वेदर फ्रेंडशिप रहेगी। सर इसके अलावा दोनों देश जो है सर वो भी कह रहे हैं कि अपने अपने जो कार्ड सिस्टम और जो है पेमेंट सिस्टम को एक दूसरे देश में जो है चलाने की अनुमति देने पर भी जो है बात करते हुए दिखेंगे। इसका आसान भाषा में मतलब ये हुआ सर कि भारत का जो रुपे कार्ड है और रूस का जो MIR कार्ड है, दोनों देश जो है एक दूसरे कार्ड को स्वीकार करने के लिए जो है तैयार हो सकते हैं। अगर ये समझौता हो जाता है सर तो, और उसको मैं बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करना चाहता हूँ, तो भारतीय रुपे कार्ड जो है वो रूस में चलेगा और रूस का जो MIR कार्ड है वो भारत में काम करेगा। तो जिस तरह से जो इंडिया रुपी रूबल ट्रेड, उसके बाद जो सस्ते दर पर जो है क्रूड ऑयल देना, उसके बाद जो है डिफेंस सेक्टर में इतनी बड़ी बात करना, प्रोक्योरमेंट करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना, उसके बाद सर जो पेमेंट सिस्टम को लेकर तो लगातार आपने ठीक कहा कि जिस तरह से हमारी जो दोस्ती है उसको और प्रगाढ़ करने की कोशिश की जा रही है। नहीं बिल्कुल, और इसमें रुपए और MIR के को तो इंटीग्रेट किया ही जाएगा। जो रशिया का बैंकिंग ऐप है SBP,
पैसे ट्रांसफ़र करने का, उसको भारत के यूपीआई के साथ उसको इंटीग्रेट करने की भी एक बात यहाँ पे चल रही है। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। प्लीज़ एक बताएं। तो जो लोग ट्रैवल करते हैं एक दूसरे देश में, चाहे रूस के लोग भारत आते हैं घूमने के लिए या कारोबारी मकसद से, या भारत के लोग जो रूस जाते हैं घूमने के लिए, उनको किसी भी आपका पॉइंट ऑफ सेल पे या किसी भी शॉप पे जाकर अगर वो पेमेंट करना चाहेंगे तो अब आपके लिए बेहद आसान होगा रूस में जाकर यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना या रूस के किसी भी व्यक्ति के लिए भारत में आकर पेमेंट करना। तो ये जो इंडिविजुअल लेवल पे या आम लोगों के बीच में जिस तरह से घुलना मिलना होगा और उसके जरिए जो कारोबार आगे बढ़ेगा उसमें मददगार साबित होगा। इसके साथ भारत और रूस के जो ट्रेड रिलेशंस हैं जी, उसमें भी दरअसल जो कारोबारी हैं जो रूस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जो इंपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को लेकर कहा जा रहा है, टूरिस्ट को लेकर बिल्कुल कहा जा रहा है कि उनके लिए तुरंत पेमेंट करना जो है अब बहुत आसान हो जाएगा, और व्यापार और पर्यटन में भी कहा जा रहा है कि इससे बढ़ोतरी होने की गुंजाइश बिल्कुल। है। तो ये दरअसल इकोनॉमिक मोर्चे पे एक बहुत बड़ा विशाल स्टेप है जिसमें भारत और रूस अब अपनी इकोनॉमीज को नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे एक और चीज़ साफ होती है कि भारत और रूस के रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ जो ताज़ा तरीन जो 2-3 साल में अगर हम देखें केवल क्रूड के इर्द गिर्द जो मसले घूमते हुए नज़र आते थे, वो वहाँ से कहीं आगे जाकर जो है वो बढ़ते हुए या ग्रोथ करते हुए नज़र आते हैं। अब सर कुछ एक एडिशनल जानकारी जो मैं अपने व्यूअर्स को देना चाहूँगा, जैसे S-400 डिफेंस सिस्टम क्या है ये भी समझ लीजिए। देखिए S-400 जो है ट्रायम्फ रूस का सबसे एडवांस मिसाइल जो है सिस्टम माना जाता है, जिसे 2007 में लॉन्च किया गया था। ये सिस्टम जो है फाइटर जेट, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जो है सर, ड्रोन और स्टेल्थ विमानों तक को मार गिरा सकता है सर, ऐसी बात कही जाती है। ये हवा में जो है कहा जा रहा है कि कई तरह के खतरों से बचाव करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो है ढाल की तरह काम करता है। दुनिया का बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। और इसकी और कुछ बातें हैं सिस्टम की, जो सबसे खासियत बात है जो S-400 को कहा जाता है कि सबसे बड़ी खासियत इसका ये है कि इसका मोबाइल होना, यानी रोड के जरिए से कहीं से भी आप इसको जो है ले जा सकते हैं। इसमें 92 N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो का रडार लगा हुआ है जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही जो है मल्टीपल टारगेट्स को जो है डिटेक्ट कर जाता है। ऑर्डर मिलने के मात्र सर, मान लीजिए आपने जैसे कमांड दिया, 5 से 10 मिनट में ये ऑपरेशंस के लिए रेडी हो जाता है। और इसका जो जीता जागता उदाहरण हम लोगों ने देखा था इंडियन पाक के बीच में, जो जिस तरह से जो टेंशन्स हम लोगों ने देखे, वीडियोस वायरल हो रहे थे, उधर से देश की तरफ से कुछ रॉकेट आ रही है और इधर से जिस तरह से इनको नेस्तनाबूद किया गया, ज़बरदस्त इसका एक्शन देखने को मिला। और इसीलिए लगता है कि सर कि बेड़े में जो है 5 और जो है S-400 को लाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर ने और उस पूरी जो एक क्विक एक वॉर भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई, उसने बहुत सारे सबक दिए हैं, न केवल भारत को दिए बल्कि दुनिया भर को दिए, दुनिया भर के देशों मैंने को उनकी थूथू हो गई थी सर पाकिस्तान की, कैसा मिसाइल है भाई, सब खुश हो रहा है। तो और वो चीन का था। के S-400 के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भारत ने पहला ऑर्डर दिया था S-400 के लिए तो अमेरिका ने इसके लिए कड़ा विरोध किया था भारत को कि आप रशिया से S-400 नहीं लेंगे। इसके लिए अमेरिका का काफ़ी प्रतिरोध था। जिस तरह का इजराइल का आयरन डोम है, जितना एफिशिएंट आयरन डोम है इजराइल का, उससे भी कहीं ज़्यादा एफिशिएंट या कहीं ज़्यादा कैपेबल माना जाता है S-400 को। न सिर्फ भारत के पास है, चीन के पास भी S-400 है, जगह जगह पर उन्होंने इसकी तैनाती की हुई है। अब जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वहाँ जिस तरह से प्रभावी अपनी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी S-400 ने दिखाई, उसके बाद भारत ने इस बात के लिए मन बनाया है कि अब हम इसकी 5 और बैटरीज खरीदेंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज जो है तेज उछाल देखने को मिला और निफ्टी जो है 300 अंकों से ज़्यादा उछलकर जो है 26,200 के लेवल के जो है पार जाता हुआ दिखा। सेंसेक्स की बात की जाए तो इसने भी आज जो है अपना नया रिकॉर्ड बनाया है, पहली बार जो है 86,000 के लेवल को जो है पार करता हुआ दिखा। इन सब के बीच सर JP मॉर्गन ने भारतीय बाजारों को लेकर जो है बड़ी भविष्यवाणी कर दी। JP मॉर्गन ने कहा कि निफ्टी 50 जो है साल 2026 के अंत तक
30,000 तक के लेवल तक पहुंच सकता है। यानी अगर सर करंट भाव से देखें सर तो 15% की तेजी अभी जो है वो बाकी है। और इसी के साथ सर मैं लगातार आपके आदेशानुसार मैं कई जो स्टोरीज कर रहा हूं मार्केट रिलेटेड, तो तमाम जितने भी जो ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स आ रही है तमाम लोग कह रहे हैं कि करंट लेवल से फला शेयर में जो 61% की तेजी आएगी, 34% की तेजी आएगी, 18% की तेजी आएगी। तो क्या सर सब कुछ जो है बैक टू द पवेलियन, मतलब जिस तरह से जो कहा जाता है कि ऑन द ट्रैक हम लोग आते हुए दिख रहे हैं? क्या ट्रंप के टैरिफ को, जियोपॉलिटिकल टेंशंस को, एफआईआईज की सेलिंग को, सब कुछ को हम लोग ने दरकिनार कर दिया? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के और जो कम से कम ब्रोकरेजेस के लिहाज से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जैसा वो कह रहे हैं, मार्केट्स के लिए संभवतः ऐसा दिखाई देता है कि उनका सबसे बुरा जो दौर था वो अब खत्म हो चुका है। मार्केट्स अब धीरे धीरे पटरी पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके पीछे दो बड़े फैक्टर हैं। एक फैक्टर है सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा प्रभावी, वो है डोमेस्टिक फैक्टर, और एक हो गया आपका इंटरनेशनल फैक्टर या ग्लोबल लेवल पे चीज़ें। दोनों ही लेवल पे चीज़ों में सुधार आ रहा है। डोमेस्टिक लेवल पे भारत ने जिस तरह की चीज़ें टर्न अराउंड किया है चीज़ों का, वो देखने काबिल है। दुनिया भर के और ब्रोकरेजेस हाउस जो दुनिया भर के हैं वो इसी वजह से भारत पे बैट कर रहे हैं कि भारत ने एक बहुत शॉर्ट स्पान में, यानी आप देखिए पिछले साल की सितंबर तिमाही के जो क्वार्टरली नंबर थे, उसके बाद से भारत ने एकदम से पूरा का पूरा पॉलिसी का गियर चेंज कर दिया जी। और तब से अब तक जितने भारत ने रिफॉर्म किए हैं, सरकार ने जितने रिफॉर्म किए हैं, उसने पूरे के पूरे चीज़ों को, सिस्टम को, और पूरा जो कंजम्पशन का एक जो पूरा का पूरी जो स्टोरी थी भारत की, उसको पूरा बदल दिया है जी। इसका परिणाम अब नज़र आने लगा, जहां मार्केट्स एकदम बूम पे आते हुए फिर से दिखाई दे रहे हैं। रिकॉर्ड लेवल पे बाजार है। ग्लोबल लेवल पे भी घटनाएं अब ठीक ठीक होती हुई नजर आ रही, चाहे अमेरिका में रेट कट की बात हो या फिर रूस यूक्रेन की जंग के थमने के आसार अब विजिबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा बड़ा फैक्टर है अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील होने की एक तकरीबन उम्मीद अब बन चुकी है कि बस आज नहीं तो कल ये ट्रेड डील हो जाएगी। जी, तो आपने ठीक कहा सर कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत बनी हुई है। मांग जो है, डिमांड, निवेश और जो है सरकारी नीतियां, कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि सब कुछ पॉजिटिव है। कंपनियों की कमाई को लेकर भी बात कही गई है सर। कहा जा रहा है कि वो भी जो है तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। अगले 2 साल में कहा जा रहा है कि लगभग जो है 13% तक जो है अर्निंग्स बढ़ने का अनुमान है। और कुछ सेक्टर्स हैं जिनको लेकर इस रिपोर्ट में कही गई ये बात कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। वो है बैंकिंग, रिटेल, रियल एस्टेट, पावर और कैपेक्स जैसे जो है घरेलू सेक्टर जो है, वहाँ जो बात एग्जैक्टली आपने जो कहा घरेलू सेक्टर यानी जो देश के जो जिनका कारोबार ज़्यादातर भारत सेंट्रिक है, इंडिया सेंट्रिक जिनका तो यहीं बनाओ यहीं खपाओ। बिल्कुल, चाहे अब FMCG सेक्टर हो, चाहे रियल्टी सेक्टर हो, चाहे आपका बाकी का बैंकिंग सेक्टर हो। आप बैंकिंग सेक्टर की हमने बार बार बात की अपने एनपीए ऑल टाइम प्रोग्राम में। एनपीए लो है। सरकार की कोशिश है कि 49% FDI को परमिशन दी जाए सरकारी बैंकों में। प्राइवेट बैंक और बाकी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, NBFCs हैं, उनमें $15 बिलियन की पूंजी आई है इसी पीरियड में, चाहे यस बैंक हो या बंधन बैंक हो या फिर आपका बंधन बैंक, माफ़ कीजिए, RBL बैंक में, और सम्मान कैपिटल हो। तो दुनिया भर की पूंजी भारत के बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में आ रही है और यहाँ से ही पूरी की पूरी ग्रोथ निकलने की अब उम्मीद दिखाई दे रही है। सर इस पे एक और 2 पॉइंट है, उस पर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो कहा जा रहा है कि विदेशी निवेशक जो हैं, जो FIIs की बात कही जा रही थी कि लगातार जो बिकवाली कर रहे थे, उनकी बिकवाली भी अब थमती हुई नजर आ रही है। और DIIs तो भर भर कर पैसा लगा ही रहे थे, तो अब दोनों जो हैं एक मुहाने पर आ गए हैं सर। दोनों जो है बाइंग पोजीशन पर आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा ये भी बातें कही जा रही थी कि इंडियन मार्केट्स को लेकर कहा जाता है सर, इनके वैल्यूएशंस को लेकर सवाल उठते थे कि बड़े महंगे। तो JP मॉर्गन साहब की जो रिपोर्ट है वो कहते हुए दिख रहे हैं कि दूसरे देशों की तुलना में अगर अब भारत के बाजार को देखा जाए, भारत के शेयर बाजार को देखा जाए, तो अब वो ज़्यादा महंगे उतने दिखते हुए नहीं दिख रहे हैं। यानी जो वैल्यूएशन का गैप है वो थोड़ा जो है कम होता हुआ दिख रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड साइन सर। बिल्कुल। और देखिए उसमें सबसे बड़ा रोल इंडियन इकोनॉमी ने अदा किया है, जहां इकोनॉमी, मार्केट्स की वैल्यूएशन या बाकी चीज़ें, जब आपकी इकोनॉमी अच्छी चलती है तो कई दफ़ा वैल्यूएशन भी ठीक नज़र आने लगती है, भले ऊंची वैल्यूएशन हो। तो जब इकोनॉमी का टर्न अराउंड एक्चुअली हमने देखा, जब सरकार के फैसले नज़र आने शुरू हुए, आप समझिए कि 22 सितंबर का जो GST का जो इम्प्लीमेंटेशन की डेट थी,
जहाँ से 2 जीएसटी रेट खत्म हो गए, वहाँ से ही इकोनॉमी पूरी बदलती हुई नजर आई, जहाँ 6 लाख करोड़ रुपए, 6.5 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी हुई। अब शादियों के सीजन में इतने ही रकम का खर्च का अनुमान है। जी। उसके बाद बम्पर सेल हुई आपकी कारों की, फिर चाहे फेस्टिव सीजन में सेल हुई, तो वो सब अगर आप क्रेडिट क्लब कर ग्रोथ लोगे, बढ़ा। क्रेडिट ग्रोथ है, वो सब आप अगर आप क्लब कर लेंगे तो इकोनॉमी बेहतरीन पोजीशन में इस वक्त दिखाई दे रही है। और वित्त मंत्रालय की आज ही रिपोर्ट आई है, आपकी मंथली बुलेटिन फाइनेंस मिनिस्ट्री का आया है, उसमें भी इन्हीं बातों का जिक्र विशाल किया गया है। चलिए सर, आपने ग्रोथ की बात को छेड़ दी तो आगे वाली कहानी भी हमारी जो है ग्रोथ से ही रिलेटेड है। देखिए, इन दिनों जो है देश की आर्थिक वृद्धि को लेकर जो है विदेशी कंपनियां लगातार जो है अच्छा नजरिया जो है दिखा रही हैं। S&P ग्लोबल के बाद अब IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी कहा दिया कि 2025-26 में भारत की GDP ग्रोथ जो है 6.6% रहने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रवीण सर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भी एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट कहती है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जो GDP है वो 7.5% तक जो है वो पहुंच सकती है। सर, पिछले साल अगर इसी तिमाही में देखें तो ये ग्रोथ तो जो है वो 5.6% के आसपास थी। बिल्कुल। तो यानी अर्थव्यवस्था में तो काफ़ी तेजी आई है बॉस। हाँ बिल्कुल, कल देखिए नंबर आ रहे हैं 28 नवंबर को जीडीपी के दूसरी तिमाही के, मौजूदा फिस्कल की दूसरी तिमाही के नंबर आने वाले हैं और इसमें चौंकाने वाले नंबर आने की उम्मीद है। अलग अलग जो पोल्स हो रहे हैं इकोनॉमिस्ट्स के, चाहे रॉयटर्स का आप पोल देख लीजिए, उसमें जो एवरेज 61 इकोनॉमिस्ट्स के साथ रॉयटर्स ने बात की, उसमें उनका एवरेज जो निकल के आ रहा है वो 7.3% का निकल के आ रहा है जो दूसरी तिमाही के लिए। आरबीआई ने अपने तौर पर जो फोरकास्ट दिया था वो 7% का दूसरी तिमाही के लिए फोरकास्ट दिया था कि इतनी ग्रोथ रह सकती है। Q1 में 7.8% की ग्रोथ देश की रही और 5 क्वार्टर की जो है वो हाई पर पहली तिमाही की ग्रोथ रही जी। अब माना ये जा रहा है कि 6.9% से लेके 7.7% तक की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे सकती है। पहली तिमाही के मुकाबले थोड़ी हल्की ग्रोथ होगी, लेकिन फिर भी 7% प्लस की ग्रोथ रहने की उम्मीद है। सर, आप देखिए ना, अगर इसका कंपैरिजन आप देखें ग्लोबल GDP से और तमाम जितने भी जो ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट्स थी, जिसको हम लोगों ने मनी सेंटर में डिकोड करने की कोशिश की, 3, सवा 3, 3.25, 3.5 के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा था, और यहाँ देखिए 7, 7.5 और 7.8 के आसपास। तो बिल्कुल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं इस वक्त अमेरिकन टैरिफ और बाकी ग्लोबल जो उथल पुथल चल रही है उसकी वजह से अस्थिर बनी हुई हैं। मुश्किलों का दौर सारी दुनिया की इकोनॉमीज़ में है। इसके उलट भारत की इकोनॉमी लगातार तेज रफ्तार से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी साल की पहली जो छमाही है इस फिस्कल की, उसमें ग्रोथ अब भारत की माना ये जा रहा है कि 7.6% रह सकती। कल जब नंबर आ जाएगा तब चीज़ें साफ हो जाएंगी। पिछले साल इसी पहली छमाही की ग्रोथ 6.1% रही थी। तो एक वक्त जो लग रहा था कि इकोनॉमी आगे भी सुस्त होगी, आगे और सुस्त होगी, जब पिछले साल के हम ग्रोथ के नंबर देख रहे थे, और तब एक बड़ी डर और बेचैनी का माहौल था। लेकिन सरकार ने, हम तमाम तरह की आलोचनाएं करते हैं सरकार की पॉलिसीज़ की और तमाम चीज़ों की, लेकिन जहां जो ड्यू क्रेडिट है गवर्नमेंट का, उसको भी देने की कोशिश हमको करनी चाहिए जी। और इसी बात को लेकर मैं ये कहता हूँ कि सरकार ने इस चीज़ को पिक किया। दिसंबर के बाद फरवरी में जब बजट आया तो 12 लाख रुपए से ज़्यादा तक की टैक्स छूट दी गई लोगों को। उसके बाद आरबीआई ने गियर अप करते हुए आपका बड़े रेट कट किए जी, और फिर आपको जीएसटी के बचत महोत्सव, जीएसटी के 2 रेट कट हमने यहाँ पे होते हुए देखे। तो इकोनॉमी अपना रेजिलियंस दिखा रही है और उसमें सरकार का पॉलिसी इंटरवेंशन साथ में है विशाल। सर, अब यूनियन बैंक की एक रिपोर्ट है, उसको भी थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। उसमें कहा गया कि सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी यही कि जो कहा गया कि अमेरिका में लगने वाली जो टैरिफ है उससे जो है नुकसान की जो बात कही जा रही थी कि बहुत नुकसान होता हुआ दिख सकता है। सबसे ज़्यादा आप इंपोर्ट करते थे, आपका जो ट्रेड बैलेंस वाला मामला था, आप ट्रेड सरप्लस में हुआ करते थे, आपको बड़ा नुकसान होता हुआ दिखेगा। इस तरह की बातें कही जा रही है इस रिपोर्ट में। ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है, हम लोग अपनी खर्च के दम पर, अपने कंजम्पशन के दम पर अच्छे खासे उभरते हुए दिख रहे हैं। कहा जा रहा है सर इस रिपोर्ट में कि लोगों ने जमकर खरीदारी की है, खर्च में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, सरकारी खर्च में भी बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। आप सड़कों पे देखिए, इस वक्त शादियों का सीजन चल रहा है, दिल्ली 1 लाख शादियां हो रही हैं।
बिल्कुल पर डे। और प्रतिदिन। आप सड़कों पे जाम की स्थिति देख लीजिए, सड़कों के किनारे जितने बैंक्वेट हॉल्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे मतलब ऐसा लग रहा है कि एक एक ज़बरदस्त एक फेस्टिव टाइप का उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। लोग खर्च से अब पीछे नहीं हट रहे हैं। सरकार का सपोर्ट असल में मिला लोगों को, और लोगों ने फिर पैसा निकालने में कोताही नहीं की। जी। तो ये बात दोनों तरफ से है, लोग अपनी तरफ से खर्च कर रहे हैं, इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, सिस्टम में पैसा आ रहा है, और वो वापस रोटेशन में विशाल जा रहा है। सर मुझे ये बात याद आ गई, जब जिस समय बजट में कहा गया था कि 1275 वाली जो छूट की जो बात कही जा रही थी कि 12,75,000 तक अगर आपकी कमाई है तो आपको टैक्स जीरो देना पड़ेगा। उस समय जब फाइनेंस सेक्रेटरी से जब पूछा गया था कि आपको क्या टैक्स फोरगो हो जाएगा, इकॉनमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि देखिए ये जो पैसा बचेगा ये घूम फिर कर कहीं ना कहीं इकॉनमी में ही आएगा, वो सर्कुलेशन की वजह से ही ये अपनी जो जितने भी इकॉनमीज़ हैं वो रिवाइव होती हुई दिखेंगी। जहाँ अगर पैसा नहीं आएगा वहाँ भी पैसा आएगा और अच्छी खासी चीज़ें चलती हुई दिखेंगी, और होता हुआ भी दिख रहा है सर। 1 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू लॉस की बात कही गई थी टैक्स के। ऐसी ही बातें कही गई जब जीएसटी के रेट कट हुए कि इकोनॉमी सरकार के खजाने को चोट लगेगी। लेकिन अक्टूबर के जब जीएसटी के नंबर आए तो वो 2 लाख करोड़ के आसपास का अक्टूबर का जीएसटी का नंबर आया। इससे ये पता चल रहा है फिर कि जो पैसा है दरअसल वो न तो जीएसटी का रेवेन्यू कम हुआ, न वैसे आपको जो टैक्स आ रहा था वो कम हुआ। जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े देख लीजिए ना सर, लगातार 1,80,000 के ऊपर जो है, लगातार ऐसे 5 महीने हैं जब इसके ऊपर के आंकड़े आ रहे हैं। बिल्कुल, तो वो इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, सिस्टम में पैसा रोटेट हो रहा है विशाल। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।